ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भौगोलिक सूचना तंत्र। इसको जीआईएस के नाम से भी जाना जाता है और इसका कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म रह जाएगा ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है ना। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूर्व की एग्जामों में आया हुआ भी है, तो स्टूडेंट वहाँ थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, तो कई बार छोटी मोटी हल्की फुल्की क्योंकि सिमिलर वर्ड डालते हैं वहाँ पर। ठीक है ना, तो अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा याद ही कर लेना, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का विकास 1960 के दशक में हुआ था। तो इसका जो विकास है वो कब हुआ था? 1960 के दशक में। और इस शब्द का प्रयोग, ये शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम कनाडा के निवासी रोजर टॉमलिसन ने किया था। तो ये नाम भी याद कर लेना। प्रयोग किसने करा था? सबसे पहले रोजर टॉमलिसन ने। इसका विकास है वो 1960 के दशक में हो गया था और इस शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले कनाडा के निवासी रोजर टॉमलिसन ने किया था। अब देखते हैं कि जीआईएस होता क्या है। ठीक है। जीआईएस एक कंप्यूटर आधारित तंत्र है और इसमें जो पृथ्वी के धरातल के जो स्थानिक आंकड़े होते हैं उनका प्रगणन करना, संग्रहण करना उनको, फिर उनका संश्लेषण करना, फिर उनका विश्लेषण करना, उसके बाद में उनका भूकोडन करना, भूकोडन करने के बाद में परिणाम की प्रविष्टि करना और परिणाम की प्रविष्टि करने के बाद में उनका प्रदर्शन करना। ये सारी की सारी प्रोसेसिंग होती है इस जीआईएस में। तो इस प्रकार का जो तंत्र है वो हमारा भौगोलिक तंत्र कहलाता है। ठीक है ना। ऐसा ही जब हम रिमोट सेंसिंग में पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि वहाँ भी आंकड़ों का क्या हो रहा था, संग्रहण हो रहा था, भंडारण हो रहा था, फिर उसके बाद में प्रदर्शन, प्रबंधन और विश्लेषण हो रहा था। तो प्रोसेसिंग तो लगभग दोनों की सेम ही है। इसमें थोड़ा फर्क रहेगा दोनों में, क्योंकि रिमोट सेंसिंग जब हम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि स्थान के डाटा या सूचना के बारे में। ठीक है ना। इसका मतलब स्थान कोई सा भी हो सकता है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो स्थान रहेगा हमारे आंकड़ा कलेक्ट करने का वो कैसा रहेगा? निश्चित रहेगा उसमें। ठीक है ना। प्रोसेसिंग दोनों की सेम ही है। तो इसमें देखो, इस प्रोसेसिंग में जीआईएस की प्रोसेसिंग में क्या होता है? सबसे पहले आंकड़ों का क्या होगा? प्रग्रहण होगा। उसके बाद में क्या होगा? उनका संग्रहण होगा। संग्रहण होने के बाद में उनका संश्लेषण होगा। संश्लेषण होने के बाद में उनका विश्लेषण होगा। ठीक है। उसके बाद में उनका भूकोडन होगा, कोडिंग करी जाएगी उनकी, और फिर जो भी कोडिंग के बाद में परिणाम निकलेगा उनको इनपुट किया जाएगा, परिणाम प्रविष्टि की जाएगी, और उसके बाद में जो लास्ट बचेगा वो उनका क्या कर दिया जाएगा? प्रदर्शन किया जाएगा। तो इस प्रोसेसिंग से हमारी जो भौगोलिक सूचना के आंकड़े हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है ना। अब भौगोलिक सूचना के जो आंकड़े हैं वो दो तरीके से किए जाते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। भौगोलिक सूचना के प्रकार। ठीक है। इसमें दो प्रकार से हम आंकड़े हैं वो कलेक्ट करते हैं। एक तो स्थानिक आंकड़े, ठीक है, स्पेशल डाटा, और एक कह देंगे इसको गैर स्थानिक आंकड़े। गैर स्थानिक आंकड़े, ये दो प्रकार के आंकड़े हैं भौगोलिक सूचना में प्राप्त करते हैं। लेकिन जीआईएस में आंकड़े तो दो प्रकार के प्राप्त करते हैं, लेकिन उपयोग किसका करते हैं हम उसमें? सिर्फ और सिर्फ स्थानिक आंकड़ों का ही करते हैं। गैर स्थानिक आंकड़ों का उपयोग जीआईएस में नहीं किया जाता है। ठीक है ना। अब किन को कहेंगे स्थानिक आंकड़े? स्थानिक आंकड़े वहाँ स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आ जाए, आपको कह देगी गैर स्थानिक आंकड़ों का उपयोग जीआईएस में किया जाता है, इसका मतलब गलत है, नहीं किया जाता है। ठीक है ना। स्पेशल डाटा,
स्थानिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिनका स्थान निश्चित होता है, पहली बात तो ये। इसके बाद में इन आंकड़ों को इनकी स्थिति, इनका क्षेत्र, क्षेत्र के बाद में उनका क्षेत्रीयकरण और उसके बाद में उनकी बनावट के आधार पर दर्शाया जाता है। तो स्थानिक आंकड़ों को स्थिति, स्थिति के बाद में क्षेत्र, उसके बाद में क्षेत्रीयकरण, क्षेत्रीयकरण के बाद में बनावट, इनके आधार पर इनका प्रदर्शन किया जाता है। स्थानिक आंकड़े हमेशा दाईं ओर होते हैं। जब भौगोलिक सूचना में हम आंकड़े प्राप्त करते हैं ना, तो उसमें आंकड़े स्थानिक भी होते हैं और गैर स्थानिक भी होते हैं। स्थानिक आंकड़े किस ओर होते हैं? दाईं ओर होते हैं, जबकि गैर स्थानिक आंकड़े कौन सी ओर होते हैं? बाईं ओर होते हैं। ठीक है ना? तो ये किस ओर होंगे? दाईं ओर हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में स्थानिक आंकड़ों का, स्थानिक आंकड़ों का उपयोग जीआईएस में किया जाता है। ठीक है ना? गैर स्थानिक आंकड़ों का नहीं किया जाता है। अगर जब हम इन स्थानिक आंकड़ों का जीआईएस में उपयोग करेंगे तो इनको किस किस रूप में उपयोग करेंगे? एक तो रेखापुंज जाल में, एक हो जाएगा इसमें बिंदु द्वारा, एक हो जाएगा इसमें रेखा द्वारा, और एक हो जाएगा इसमें बहुभुज आकृति द्वारा। स्थानिक आंकड़ों को इन आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना? जीआईएस में सिर्फ और सिर्फ स्थानिक आंकड़े उपयोग में होते हैं, और स्थानिक आंकड़ों का उपयोग रेखा पुंज जाल में कह दो, या इसको ग्रिड सेल के नाम से भी जानते हैं, रेखा पुंज जाल को ग्रिड सेल, या फिर बिंदु द्वारा, या फिर रेखा द्वारा, या फिर बहुभुज आकृति द्वारा। अब देखो रेखा पुंज जाल या फिर ग्रिड सेल के द्वारा कैसे? जैसे कोई ये क्षेत्र विशेष है, इसमें ये ग्रिड सेल बन गए। ठीक है। अब इन ग्रिड सेलों का उपयोग करते अगर हम कोई आंकड़ा उपयोग करते हैं, जैसे एक तो हमने इस ग्रिड सेल को शामिल कर लिया, एक इसको कर लिया, इसके बाद में इसका उपयोग कर लिया, और इसके बाद में इसका उपयोग कर लिया। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया कि अगर इस प्रकार से अगर आंकड़े हम उपयोग में लेते हैं तो वो किस प्रकार के होंगे? रेखा पुंज जाल या ग्रिड के द्वारा। इसके बाद में है बिंदु द्वारा। बिंदु द्वारा आंकड़े कैसे होते हैं? जैसे ये कोई डॉट है, इस डॉट के द्वारा अगर आपको आंकड़े दिखाई देते हैं तो वो बिंदु द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे कोई अगर आपका नगर ले लो, नगर के आंकड़े दिखाने होंगे, या फिर कोई कस्बा ले लो, या कोई शहर ले लो, या कोई तालाब ले लो, या कुआं, इनके अगर आंकड़े दिखाई देंगे तो वो किसके द्वारा दिखाई देंगे? आपको बिंदु के द्वारा दिखाई देंगे, क्योंकि लगभग इनकी आकृति विशेष तालाब और कुआं कैसी होती है? ऐसे डॉट के रूप में ये दिखाई देते हैं, इसलिए इनको बिंदु के द्वारा दिखाई देंगे। इसके बाद में रेखा के द्वारा। ठीक है। रेखा के द्वारा जैसे कोई सड़क है, या कोई रेल की पटरी है, या फिर कोई नदी का बहाव क्षेत्र है, या कोई नहर है, तो वो किसके रूप में बहती है? एक रेखा के रूप में। अब जरूरी नहीं कि इसमें ये रेखा सीधी हो, ये रेखा थोड़ी सी घुमावदार भी हो सकती है, या थोड़ी मोड़ लिए भी हो सकती है, लेकिन रेखा के द्वारा इसमें प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें को किस किस को शामिल करेंगे? जैसे सड़क हो गया, रेलवे लाइन हो गई, रेलवे लाइन के बाद में कोई नदी ले लो या नहर ले लो। ठीक है। तो अगर सड़क के आंकड़े, रेलवे लाइन के आंकड़े, अगर नदी के, इनके दिखाने होंगे
तो फिर वहां पर हम किसके द्वारा दिखाएंगे उनको? रेखा के द्वारा दिखाएंगे। उसके बाद में रह जाता है बहुभुज आकृति। बहुभुज आकृति, कोई भी एक आकृति बना लो, जैसे ये कोई एक आकृति है, या तो इसको कोई खेत मान लो आप, ठीक है, या कोई ऐसा स्थान विशेष मान लो जिसमें इसमें अगर कोई भी अगर हम चीज दिखाए तो उनकी विशेषता क्या हो? समान होनी चाहिए। जैसे या तो कोई वन क्षेत्र दिखा दो, इसमें विशेषता समान होती है, या तो कोई वन क्षेत्र दिखा दो, या फिर अगर आपको सूखाई बाढ़ग्रस्त आंकड़े दिखाने होते हैं किसी क्षेत्र विशेष के, तो आप इस बहुभुज आकृति के द्वारा दिखा सकते हो। अगर बाढ़ गिननी लेते हो, सूखाग्रस्त आंकड़े दिखा सकते हो। अगर कोई फसल विशेष का अगर आपको आंकड़े दिखाने हो तो वहां पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? इसमें जो भी गुण रहेगा उस क्षेत्र विशेष में वो क्या रहेगा? समान रहेगा। तो समान विशेषता वाले अगर आपको क्षेत्र दिखाने होंगे तो वहां आप किसके द्वारा दिखाओगे उनको? बहुभुज आकृति के द्वारा दिखाओगे। ठीक है ना? तो यहाँ तो क्लियर हो गया ना। ये स्थानिक आंकड़ों में इन चार का प्रयोग करते हैं: रेखा पुंजाल, बिंदु द्वारा, रेखा द्वारा और बहुभुज द्वारा। आगे देखो फिर स्थानिक आंकड़े हो गए, तो अब थोड़ा सा गैर स्थानिक आंकड़ों के बारे में जानते हैं। गैर स्थानिक आंकड़े, इनका जीआईएस में उपयोग तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे को थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। नॉन स्पेशल डाटा, ठीक है। गैर स्थानिक आंकड़ों का सबसे पहली बात तो ये है कि इनका जीआईएस में उपयोग नहीं होता है, ठीक है। जीआईएस में उपयोग नहीं होता है तो इन आंकड़ों को फिर कैसे प्रदर्शित करेंगे हम? या तो एक की मात्रा के आधार पर, या फिर इनकी संख्या के आधार पर, या फिर उनका कोई विशेष विवरण है उसके आधार पर हम इनको प्रदर्शित कर सकते हैं, इन आंकड़ों को दिखा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी खास विशेषता क्या है? ये दाईं ओर थे स्थानिक आंकड़े, तो ये किस ओर होंगे? बाईं ओर। तो इन आंकड़ों को बाईं ओर दिखाया जाता है। बाईं ओर दिखाई देते हैं ये आंकड़े, ठीक है ना। तो इनकी वैसे कोई ज्यादा खास विशेषता है नहीं, इनका जीआईएस में उपयोग होता है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि जीआईएस में उपयोग नहीं होता है। इनको हम मात्रा, संख्या और विशेष विवरण के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, और इसके अलावा ये आंकड़े किस ओर होते हैं? बाईं ओर होते हैं, ठीक है ना। चलो आगे चलो फिर। इसके बाद में जीआईएस के घटक, जैसे हम स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी के घटक पढ़ रहे थे, तो जीआईएस एक क्या है? स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी का एक घटक है। उसी प्रकार जीआईएस के भी घटक है। तो जीआईएस के मुख्य कितने घटक है? 5। 5 घटक है। वो कौन कौन से हैं? एक तो हार्डवेयर, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर, उसके बाद में आंकड़े, आंकड़ों के बाद में लोग, एक इसमें जैसे कई बुकों में तो ऐसा लिखा होता है ढांचागत संगठन, और ऑब्लिक इसको क्या कर दो? प्रक्रिया, प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये 5 घटक होते हैं। अब जैसे हार्डवेयर को पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर को पढ़ते हैं, तो हमारे को इनको पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि हम तो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा ये जीआईएस है ये किस बेस पर आधारित है? कंप्यूटर बेस ही है, क्योंकि इसमें जो भी डाटा करने की प्रोसेसिंग होगी वो किसके माध्यम से होगी? कंप्यूटर के माध्यम से होगी। तभी इनमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि हार्डवेयर का भी यूज होता है इसमें और सॉफ्टवेयर का भी यूज होता है, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं कि हार्डवेयर किससे कहते हैं और कौन कौन से जो हार्डवेयर के उपकरण है वो इसमें काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जरूर याद कर लेना, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, जीआईएस घटक निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है ना। 3 नाम तो इसमें से दे देंगे और एक नाम कोई मिलता जुलता इसमें से दे देगा। तो ये 5 नाम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आंकड़े, लोग और ढांचागत संगठन या प्रक्रिया के रूप में वो आपको मिल जाएगा।
तो देखो हार्डवेयर के बारे में, हार्डवेयर किसको कहेंगे? हार्डवेयर भाई कंप्यूटर के वे उपकरण जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं? हार्डवेयर कह सकते हैं। तो जिनको स्पर्श किया जा सकता है उनको हम हार्डवेयर कह देंगे। तो एक तो इसकी विशेषता है कि स्पर्श किया जा सकता है इनको, ठीक है। अब इनके किन किन को हम हार्डवेयर में सम्मिलित करेंगे? जैसे एक तो सीपीयू ले लो, दिखाई देता है ना सीपीयू, और स्पर्श भी कर सकते हैं ना इसको। तो सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, उसके बाद में माउस हो गया, माउस के बाद में कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के बाद में डिजिटाइजर हो गया, एक प्लाटर को भी काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें माउस हो गया है, कीबोर्ड हो गया है, मॉनिटर हो गया है, सीपीयू हो गया है। तो ऑलमोस्ट जो आने थे वो आ गए हैं इसमें, ठीक है। बाकी और भी इसमें ऑप्शन दिखे आपको बुक वगैरह में कहीं, तो उनको भी इसमें सम्मिलित कर लेना, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए कि हार्डवेयर में हम किन को सम्मिलित करते हैं। हार्डवेयर के बाद में देखो सॉफ्टवेयर। यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को हम स्पर्श करके पता लगा सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को स्पर्श नहीं किया जा सकता। तो ऐसे उपकरण या ऐसे माध्यम जिनको हम इसमें जीआईएस में काम में लेते हैं, लेकिन उनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें देखो सॉफ्टवेयर में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो ओपन सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। किनको कहेंगे हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको यूज करने के लिए हमारे को कोई लाइसेंसली पे नहीं करना पड़ता है। भाई हम कोई भी जैसे सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, उसको यूज करते हैं, तो उससे पहले हमारे को क्या करना पड़ता है? एक राशि का भुगतान करना पड़ता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? फ्री सॉफ्टवेयर है, इसका हमारे को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है, पहली बात तो। इसके अलावा इसको शोधकर्ताओं के द्वारा, छात्रों के लिए द्वारा इसको ज़्यादा यूज में किया जाता है, क्योंकि फ्री है तो आराम से वो इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और क्या विशेषता है इसकी? एक से एक से अधिक कार्य इसमें कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखना है। भाई तो पे नहीं कर सकते, कौन यूज में करते हैं? ज़्यादातर स्टूडेंट या जो शोधकर्ता होते हैं वो इनको यूज में करते हैं, इसमें एक से अधिक काम कर सकते हैं। अब किन किन को हम इसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में शामिल करेंगे? लेकिन इसमें देखो एक बात का थोड़ा ज़रूर ध्यान रखना है, यहाँ अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो ऐसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन यहाँ हम उन्हीं की बात करेंगे जो जीआईएस में काम में लिए जाते हैं। तो जीआईएस में काम में लेने वाले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? जैसे एक तो क्यों जीआईएस, एक ग्रास जीआईएस, ठीक है। उसके बाद में सागा जीआईएस, सागा जीआई के बाद में इल्विस, और फिर एक ओपन जम्प, ठीक है ना। तो ये मुख्य पांच है जी इसमें सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग इसमें जीआईएस में किया जाता है। उसमें एक तो क्यों जीआईएस, ग्रास जीआईएस, सागा जीआईएस, एक इल्विस और एक ओपन जम्प, ठीक है ना। तो इनका थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है वहाँ स्पेशली पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। नहीं है का मतलब तीन ऑप्शन तो इनमें से मिलेंगे या दो ऑप्शन दे सकते हैं। अगर स्टेटमेंट के रूप में आएंगे तो एक दो ऑप्शन दे सकते हैं, एक दो ऑप्शन उसके दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसे नहीं पूछे,
ऐसे पूछ ले कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो फिर उसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बाकी अन्य सॉफ्टवेयर जितने भी हम काम में ले रहे हैं वो दोनों को सम्मिलित कर लेना। लेकिन अगर स्पेशली क्वेश्चन में अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पूछे तो इन 5 का जिक्र होता है मोस्टली। क्यों GIS, ग्रास GIS, सागा GIS, इल्विस और ओपन जम। ठीक है। अब की बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो एग्जाम में जो आया था ना, एक तो उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा इसमें GIS का सॉफ्टवेयर है। 4 ऑप्शन दे दिए थे उन्होंने। एक तो ये ऑप्शन डाला था उन्होंने क्यू GIS, एक डाला था ग्रास GIS का, एक डाला था इल्विस का, इसके अलावा इन्होंने एक डाला था इनवी या कुछ ऐसे करके एक सॉफ्टवेयर डाला था। तो इसका उपयोग है ना रिमोट सेंसिंग में ज़्यादा किया जाता है। ठीक है ना। तो वहाँ अब आंसर क्या बन जाता है फिर, उसमें फिर जो ऑप्शन दिए हुए थे वहाँ पर ऑप्शन में एक चीज़ डाल रखी थी कि एक या दो है इनमें से, या इनमें से तीन है, या इनमें से चार है। तो अगर आपको पता है कि क्यों GIS है तो इसका मतलब एक हो गया, ये दूसरा भी हो गया, ये तीसरा भी हो गया, और ये चौथा नहीं है क्योंकि इसका ज़्यादातर उपयोग कहाँ होता है, रिमोट सेंसिंग में होता है। ठीक है। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये तीन है ऑप्शन में सही माने जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा आ सकता है। अब देखो RPS इस आंसर का क्या मानती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीज़ों का अगर छोटा मोटा जिक्र किया हुआ हो सकता है, तो हो सकता है ये भी उसमें कहीं ना कहीं काम लिया जाए, तो हो सकता है इसको भी वो सम्मिलित कर ले। लेकिन जो मोटा मोटा दिया हुआ रहता है ना बुक्स में, अभी इन तीन का जिक्र कर रखा है, इसका जिक्र उनमें नहीं कर रखा है GIS वाले में। ठीक है। तो इसमें जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ज़्यादा नहीं है, 5 ही है, और पांचों में से एक क्वेश्चन पूछ ले, देख लो आप। तो 5 नाम ही तो याद करने हैं, कर लोगे ना आराम से। ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बाद में आगे वाले देखते हैं अन्य जो प्रमुख सॉफ्टवेयर है GIS के। GIS के अन्य प्रमुख सॉफ्टवेयर, एक तो है आर्क व्यू, एक है ART आर्ट, उसके बाद में है 3 नंबर पर है बायो, BIO बायो, उसके बाद में 4 पे है CAP, ले लो फिर CAP केप, उसके बाद में है डिसीजन, और डिसीजन। ठीक है ना। डिसीजन के बाद में है जियो। ठीक है ना। तो कितने नाम हो गए, आर्क व्यू, आर्ट, बायो, केप, डिसीजन और जियो। ठीक है ना। उसके बाद में साथ पे ले लो इमेज एनालिस्ट। ठीक है ना। तो ये भी ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, इमेज एनालिस्ट। उसके बाद में मैप इन्फो, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी इसका एक मुख्य सॉफ्टवेयर ही माना जाता है, मैप इन्फो। उसके बाद में मिड केप, मिड केप हो गया। उसके बाद में है मॉड्यूल, ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट। ठीक है ना। 10 के बाद में इसमें स्पेस में भी काउंट कर लो इसको, स्पेस, और फिर उसके बाद में आ जाता है स्मार्ट। तो ये इसमें 10-12 और सॉफ्टवेयर है जो कि GIS में काम में लिए जाते हैं। इनको देखो इसी हिसाब से लगाया है ताकि एक अपना जो अल्फ़ाबेटिक होता है ना, जैसे आर्क व्यू और आर्ट, उसके बाद में बायो, उसके बाद में C पर हमने केप ले लिया, D पर डिसीजन को ले लिया,
जी पर जियो को ले लिया, जियो के बाद में आई है तो इमेज एनालाइज ले लिया, उसके बाद में एम है तो मैप इन्फो, मिड कैप और मॉड्यूल जोग्राफिकल इन्वायरमेंट, और उसके बाद में 2 एस पर है तो स्पेस और स्मार्ट। ठीक है। अब मेरे हिसाब से अपन ने इतने सारे सॉफ्टवेयर पढ़ लिए, 5 तो ओपन वाले पढ़ लिए थे और लगभग 12 ही हो गए, तो टोटल 17, जो ऑलमोस्ट जो सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं ना वो सारे के सारे हमने सॉफ्टवेयर पढ़ लिए। तो मेरे हिसाब से अब इसमें से अगर कोई सॉफ्टवेयर से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो वो बाहर जाने की कहीं कोई संभावना नहीं है। एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है, लेकिन फिर भी अपन ने काफ़ी अच्छे बुकों का सहारा लेकर के इसमें जितने जो सॉफ्टवेयर थे वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित कर लिए। ठीक है ना, बस इनको याद कर लेना। आर्क व्यू, आर्ट, बायो, केप, डिसीजन, जियो, मैप एनालिस्ट, मैप इन्फो, सॉरी इमेज एनालिस्ट, मैप इन्फो, मिड केप, मॉड्यूल जोग्राफिकल इन्वायरमेंट, स्पेस और स्मार्ट। ठीक है ना, रह जाएंगे ना याद। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर अपना कंप्लीट हो गया है। सॉफ्टवेयर के बाद में आंकड़े। भाई हार्डवेयर घटक हो गया, सॉफ्टवेयर घटक हो गया, उसके बाद में है आंकड़े। आंकड़े हमने पढ़े थे कि भौगोलिक सूचना के आधार पर अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन से होते हैं, स्थानिक, और एक होते हैं गैर स्थानिक। लेकिन हमारे जीआईएस में सिर्फ स्थानिक आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम स्थानिक आंकड़ों को ही पढ़ेंगे। स्थानिक आंकड़ों को 2 वर्गों में रखा गया है। दो वर्गों में रखा गया है। वो 2 वर्ग कौन कौन से हैं, थोड़ा कंपेयर करके पढ़ लेते हैं इनको। एक तो चित्ररेखा पुंज जाल, या इसको किस नाम से कह सकते हैं हम, ग्रिड सेल की, एक ही बात है। इसको हम क्या कह सकते हैं, रोस्टर आंकड़े। ठीक है ना, रेखा पुंज जाल या चित्र रेखा पुंज जाल जो आंकड़े होते हैं उनका अन्य नाम क्या है, रोस्टर आंकड़े। और जो दूसरे वाले हैं संदिश, संदिश आंकड़ों को वेक्टर आंकड़े भी कहते हैं। अब यहाँ क्या है, इसके नाम में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। पर यहाँ ये रहे हैं कि जो चित्र रेखा पुंज वाले आंकड़े हैं उनको किस नाम से जानते हैं, रोस्टर के नाम से, और संदिश को किस नाम से जानते हैं, वेक्टर के नाम से। एग्जाम में थोड़ा प्रेशर भी होता है, वहां पर इसका आंसर इधर कर देते हैं, इसका आंसर इधर कर देते हैं, तो थोड़ा फिक्स याद कर लेना इन चीज़ों को। ठीक है ना, एक दो बार डिस्कस भी कर लेना ताकि वहां पर अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। ठीक है ना, अब चित्र रेखा पुंज जाल या ग्रिड सेल से हमारे को पता चल रहा है कि इसमें जो आंकड़े होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, जिसमें क्या बना होता है, एक ग्रिडों की सेल बनी होती है, और इनका उपयोग करते ही इसमें क्या किया जाता है, आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। जैसे इस प्रकार की हमारा चित्र बन रहा है एक रेखा जाल के द्वारा। ठीक है ना, तो इसको तो हम इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बाकी जो संदिश आंकड़े होते हैं इनको एक तो हम बिंदु के द्वारा, एक तो बिंदु के द्वारा, एक या इस प्रकार की रेखा द्वारा, और एक कोई भी एक आकृति ले लो ऐसे, बहुभुज आकृति द्वारा। तो इसमें जो वेक्टर आंकड़े होते हैं उनको हम बिंदु, रेखा और बहुभुज आकृति के द्वारा दिखाते हैं, और जो रोस्टर आंकड़े होते हैं उनको हम एक ग्रिड सेल के द्वारा दिखाते हैं। तो दोनों में एक तो मस्ट डिफरेंट यही है। अब बिंदु के द्वारा क्या क्या दिखाएंगे, कोई भी नगर का दिखा दिया, शहर का, कस्बे का दिखा दिया, कोई कुएं का दिखा दिया हमने, कोई तालाब का ले लिया। ठीक है ना, रेखा के रूप में वही सड़क, नदी का ले लिया, इसमें कोई रेलवे ट्रैक का ले लिया। ठीक है, बहुभुज में कोई समान विशेषता वाला कोई एक क्षेत्र है तो उसको इसमें हम सम्मिलित करते हैं।
ठीक है ना। तो ये एक तो जो रोस्टर आंकड़े होते हैं उनको ग्रिड सेल के द्वारा, और जो वेक्टर आंकड़े होते हैं उनको बिंदु, रेखा और बहुभुज आकृति के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है ना। एक तो ये इसमें जो मेन मेजर डिफरेंट है वो ये है। बाकी इसमें देखो और देखते हैं कि क्या क्या फर्क होता है इनमें। इधर ले लो रोस्टर, रोस्टर आंकड़े, और इधर ले लो वेक्टर आंकड़े। ठीक है, एक एक की विशेषताएं पढ़ते हैं इनकी। इसमें आंकड़ा संरचना सरल होती है। ठीक है ना। अगर इसमें आंकड़ा संरचना सरल होती है तो इसमें आंकड़ा संरचना क्या होती है, जटिल रह जाएगी। एक साइड की याद हो जाएगी तो दूसरा उसमें विपरीत कर लेना। इसमें आंकड़ा संरचना जटिल, पहली विशेषता। इसमें जो सुदूर संवेदन के प्रतिबिंब होते हैं, सुदूर संवेदन प्रतिबिंब आराम से बना सकते हैं, यानी सरल और दक्ष। तो इसमें सुदूर संवेदन में जो प्रतिबिंब जो बनेंगे वो किस प्रकार के बनेंगे, जटिल और अदक्ष। तो इसमें लिख दो इतना ही, ये जटिल व अदक्ष रह जाएंगे। उसके बाद में इसमें अगर अधिचित्रण होगा, चित्रित करना किसी वस्तु को, अधिचित्रण क्या होगा, सरल। और यहां पर अधिचित्रण क्या हो जाएगा, जटिल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम किसका उपयोग कर रहे हैं, ग्रिड सेल का उपयोग कर रहे हैं, तब आराम से चित्र उसका बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम, बिंदु के द्वारा, रेखा के द्वारा, या फिर एक बहुभुज आकृति के द्वारा, तो इसको चित्रित करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ठीक है ना। तो अधिचित्रण इसका क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, और इसका अधिचित्रण क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। उसके बाद में जो उच्च स्थानिक विचरणशीलता, यही है ना, ये क्या रह जाएगी, सरल और दक्ष। इसमें क्या हो जाएगी, ये कठिन के दो या जटिल के दो, जटिल व अदक्ष। ठीक है ना। अब देखो इसमें ये चार गुण है इसके, इसके तो ये क्या हो गए, गुण कह दो इनको, या इनको क्या कह दो, लाभ। ये तो इनके गुण और लाभ रह जाएंगे, और इसके ये क्या रह जाएंगे, दोष, या फिर इनको हानि कह दो। अगर ये चार बातों का अगर जिक्र हो रहा है तो इनके तो ये गुण और लाभ हो जाएंगे, इनके ये दोष और हानि हो जाएगी। ठीक है ना, याद रह जाएंगे ना। इसमें आंकड़ा संरचना सरल, उसमें जटिल होता है वेक्टर में। रोस्टर में सुदूर संवेदन प्रतिबिंब बनाना सरल और दक्ष होता है, और जबकि वेक्टर में ये जटिल और अदक्ष होता है। ठीक है। अधिचित्रण इसमें सरल होगा, जबकि अधिचित्रण इसमें जटिल होगा। उसके बाद में इसमें उच्च स्थानिक जो विचरणशीलता है वो सरल और दक्ष हो जाएगी, जबकि इसमें जटिल और अदक्ष हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। इसके बाद में आगे देखो, ये तो हमने पढ़ लिए थे रोस्टर के तो गुण और लाभ, और उसके पढ़ लिए थे हमने दोष और हानि। अब जो रहेंगे वो रोस्टर आंकड़ों के तो क्या रह जाएंगे, दोष या हानि कह दो, और वेक्टर आंकड़ों के क्या हो जाएंगे, इसके तो ये रह जाएंगे, या तो लाभ कह दो या फिर गुण कह दो। ठीक है। इधर ये किस में हो जाएंगे, हानि और दोष में। थोड़ा सा इतना ध्यान रखना, अंतर तो है ही है,
अंतर के अलावा इनको किन को तो हम गुण कह सकते हैं या लाभ कह सकते हैं, किन को हम दोष और हानि कह सकते हैं। ठीक है ना। इसमें देखो आप, प्रक्षेपण रूपांतरण क्या होता है? कठिन। इसमें जटिल हो रहा है, इसमें जटिल हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? वो सरल हो जाएगा। इसका मतलब ये तो इसका गुण हो गया और ये इसका दोष हो गया। ठीक है ना। एक तो ये हो गया। इसके अलावा इसमें कंप्यूटर उपयोग, कंप्यूटर उपयोग, या फिर ऐसे लिख दो, यहाँ लिख दो का, कंप्यूटर का उपयोग क्या हो जाएगा? एदक्स। एदक्स क्यों? क्योंकि इसमें फिर मेमोरी क्या होगी? ज़्यादा खर्च होगी, या मेमोरी अधिक खर्च होगी। अधिक खर्च हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कंप्यूटर उपयोग एदक्स प्रकार से हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? दक्ष है। दस का मतलब क्या हो जाएगा? कम मेमोरी खर्च हो रही है। ठीक है ना। यहाँ यथार्थता कम होती है, तो ये इसका दोष हो जाएगा। और यहाँ यथार्थता क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, एक्चुअलिटी। यहाँ यथार्थता अधिक रहेगी। ठीक है। यहाँ पर कम परिशुद्ध मानचित्र होगा, और फिर यहाँ पर जो मानचित्र बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा? परिशुद्ध। और उसमें क्या हो जाएगा? बहिर्वेश। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ऐसी की ऐसी पूछ रही है आपकी बार आरपीएससी एग्जाम में, तो इनको भी इसी हिसाब से याद कर लेना आप। इसमें क्या होता है? कम सहन संरचना होती है। और इसमें क्या हो जाएगा? अधिक सहन संरचना हो जाएगी। यहाँ मतलब जो भी कोई आंकड़े रहेंगे संरचना, या जो संरचना के जो आंकड़े रहेंगे, सहन का मतलब होता है कॉम्पैक्ट। ठीक है ना। तो यहाँ तो कम सघन होंगे और इसमें क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब सघनता यहाँ पर ज्यादा रह जाएगी। ठीक है ना। तो ये इनके क्या हो गए? पांचों की पांचों क्या हो गए? हानि के दो या दोष के दो। और ये इसके क्या रह जाएंगे? लाभ और गुण। एक और बच गया क्या इसमें? कौन सा है वो? हाँ, इसमें परिपथ जाल विश्लेषण के लिए ये तो क्या रहेगा? सरल। और ये क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। तो एक और ऐड कर दो इसमें, परिपथ जाल विश्लेषण क्या रहेगा? कठिन यानी जटिल। और इसमें क्या रहेगा? ये सरल रहेगा। ठीक है ना। अब इसमें देखो, मैं बता ही देता हूँ कि वो क्या क्वेश्चन पूछा है आपकी बार। आरपीएससी में जो क्वेश्चन आया ना आपकी बार एपी वाले एग्जाम में, उसमें देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि चित्र रेखा पुंज या मॉडल के अंतर्गत कौन सा एक कथन है वो सही नहीं है? किसकी बात हो रही है? रोस्टर की बात हो रही है। ठीक है ना। पहली बात, सरल आंकड़ा संरचना तो सही है क्या? क्योंकि आंकड़ा संरचना इसकी क्या होती है? सरल होती है। दूसरा, परिपथ जाल विश्लेषण के लिए दक्ष, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ? कठिन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अदक्ष हो रहा है। दक्ष कौन सा हो रहा है? ये हो रहा है, क्योंकि ये सरल हो रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट ये गलत। इसके आगे वाला स्टेटमेंट भी देखो, स्वयं की प्रोसेसिंग हेतु सरल, ये भी आगे लिखेंगे हम। इसके दो लाभ और दो दोष और है इसके रोस्टर के। ठीक है ना। और उच्च स्थानिक विचरणशीलता का दक्ष प्रतिनिधित्व, क्योंकि हमने इसमें पढ़ लिया था कि उसका जो उच्च स्थानिक विचरणशीलता होती है उसका दक्ष और सरल होता है वो। ठीक है ना। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है। जबकि इसमें क्या है? ये
एदक्स और कठिन है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के ये सेम टू सेम आरपीएससी लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठा रही है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी को कॉपी कर रहे हैं वो। ठीक है ना। तो अपन ने भी जो उनके गुण थे, दोष थे, हानियां थी, लाभ थी, वो एज इट इज जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था उनको ही कॉपी किया, बाकी दो चार एक्स्ट्रा जो ऐड करने हैं वो ऐड कर दिए स्टैंडर्ड बुक्स का सारा लेकर के। ठीक है ना। इसके बाद में रोस्टर के देख लो, रोस्टर आंकड़ों के गुण देख लो। इनके दो गुणों की और बात कर लेते हैं। एक तो जैसे अभी हमने पढ़ा था, स्वयं की जो प्रोसेसिंग होती है वो क्या होती है, सरल होती है। ठीक है ना। एक इसका गुण और है, इसमें अनेक गुणों के लिए, अनेक गुणों के लिए एक ही ग्रिड सेल का उपयोग किया जाता है। यानी एक ही वो हमारा ऐसा जो हम बनाते हैं ना ग्रिड सेल, इसका ही उपयोग किया जाएगा, चाहे कोई से भी कितने ही गुण हो उन सब के लिए। ये बन गया, चाहे किसी प्रकार के हो, अनेक गुणों के लिए भी हम एक ही ग्रिड सेल का इसमें उपयोग करेंगे। तो अब ये तो इसके दो गुण हो गए। दो जो दोष बचे हैं वो कौन से हैं? एक तो इनकी जो आकृति होती है ना, आकृति में क्या रहती है, त्रुटियां, या इस परिमाप भी ले लो इसमें शामिल। परिमाप व आकृति में क्या रहती है, त्रुटियां रहती हैं। इसके अलावा अगर वृहद या फिर इनको कह दो बड़े, वृहद या बड़े सेल अगर हम काम में लेंगे इसमें, अगर जैसे इसमें हमने छोटे छोटे सेल काम में ले रखे, अगर बड़े सेल काम में लेने लगे हम ऐसे, तो फिर वहां पर सूचना क्या रहेगी, हास हो जाएगी। सूचना का वहां पर क्या होगा, हास होगा। अगर छोटी सेल के द्वारा, अगर हम ग्रिड सेल के द्वारा अगर रोस्टर आंकड़े अगर हम प्राप्त कर रहे हैं तो चलो ठीक है, आराम से सही हो रहा है, आंकड़े पूरे प्रॉपर तरीके से प्राप्त हो रहा है, कहीं कोई सूचना का हास नहीं हो रहा है। लेकिन यही अगर अपन ने ग्रिड सेल यहाँ छोटे की जगह अगर बड़े काम में लेने लगे, तो फिर सूचना का क्या हो जाएगा, हास हो जाएगी। प्रॉपर जो सूचना मिलनी चाहिए वो हमारे को नहीं मिलेगी। ठीक है ना, ये बात है इसमें। इसके बाद में दो तीन तथ्य और शामिल कर लो इसमें रोस्टर से संबंधित। एक तो रोस्टर में जो भी इसमें विधि काम में लेते हैं ना, क्या नाम है उस विधि का, हस्तेन अंकीकरण इसमें विधि है वो सर्वोच्च मानी जाती है। तो जो रोस्टर आंकड़े हम लेते हैं उसमें विधि कौन सी रहेगी, सॉरी वेक्टर की है ये, रोस्टर की नहीं है, वेक्टर की कर लो इसमें। ये एक दो गुण और है वेक्टर के। इसमें जो विधि रहेगी वो कैसी रहेगी, हस्तेन विधि है वो सर्वोच्च मानी जाएगी उसमें। हस्तेन अंकीकरण विधि है वो सर्वोच्च मानी जाएगी। ठीक है। एक इसमें शब्द और दे रखा है, टेसेलेशन। टेसेलेशन नहीं दे रखा है ना। हम्म। टेसेलेशन का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी अगर हम स्थानिक आंकड़े अगर प्राप्त कर रहे हैं धरातल से, और उस धरातल को अगर ज्यामिति या आकृति के द्वारा अगर पूर्णतः ढक लिया जाता है, अगर पूर्णतः उसको कवर कर लिया जाता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, टेसेलेशन कह सकते हैं। तो स्थानिक आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए धरातल की सतह को एक ज्यामितीय आकृति के द्वारा पूर्णतः ढक लिया जाता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, टेसेलेशन कह सकते हैं। इसमें एक शब्द और दिया हुआ है, मैप ओवरलेइंग या मानचित्र अतिव्यापन। ठीक
ठीक है। अतिव्यापन हमने पहले भी पढ़ा था जब रिमोट सेंसिंग पढ़ रहे थे तब, कि जब कोई एक उपग्रह होता है, उपग्रह एक पट्टी के रूप में कोई स्थान तय करता है, अगले दिन फिर कोई दूसरा उपग्रह या वही उपग्रह फिर आता है और उस पहले वाले जो आंकड़े प्रदर्शित किए हुए पहले दिन वाले, उसी को दूसरे दिन प्रदर्शित करते हुए फिर आगे बढ़ता है। इसका मतलब पहले वाले दिनों का क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आंकड़े प्राप्त करने की पहली पट्टी को अगर दूसरी पट्टी के द्वारा क्या किया जाता है, कवर किया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अतिव्यापन कहेंगे। ठीक है, और ये कई बार पूछा भी जाता है कि जीआईएस का जो ऑपरेशन है वो क्या होता है, तो ऐसा सीधा सीधा आंसर दिया हुआ रहता है कि उसमें मैप ओवरलेइंग होती है। तो बिल्कुल जीआईएस में मैप ओवरलेइंग होती है। अच्छी तरीके से याद कर लेना इसको। ठीक है ना, तो अगर ऐसे शब्द अगर दिए हुए रहते हैं कि वेक्टर में कौन सी जो विधि काम में ली जाती है, तो हस्तेन टेसेलेशन क्या होता है, एक ज्यामितीय आकृति होती है जो स्थानिक आंकड़े होते हैं धरातल के उस स्थान विशेष को पूर्णतः कवर कर लेती है। और अतिव्यापन का मतलब हो गया जो आंकड़ों की पहले वाली पट्टी थी उसको कवर करते हुए दूसरी पट्टी पर फिर उनको पुनः प्रदर्शित करना, तो वो क्या कहलाता है, मैप ओवरलेइंग कहलाता है। ठीक है, तो हमारे आंकड़े कंप्लीट हो गए। आंकड़े कंप्लीट होने के बाद में अब बच जाते हैं लोग। पीपल। ठीक है, अब लोगों में हम किनको सम्मिलित करेंगे, जो या तो जीएस की प्रोसेसिंग में भाग लेते हैं और या फिर उनके जो बनाए हुए आंकड़े हैं उनका उपयोग करते हैं। तो उन लोगों को तो हम किस में शामिल कर लेंगे, इसके मुख्य घटक में शामिल कर लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ लो, कोई एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट है और उसने रिमोट सेंसिंग पढ़ा है, या कोई रिसर्च स्कॉलर है, वो रिमोट सेंसिंग से संबंधित अपनी थीसिस में कोई आंकड़े प्राप्त करने के लिए जीआईएस सॉफ्टवेयर के उपयोग करके और उन आंकड़ों को प्राप्त करा, तो वो आदमी या लोग उसमें सम्मिलित हो जाएंगे लोगों की श्रेणी में। तो एक तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट, एक कोई विद्वान, या फिर कोई साइंटिस्ट वगैरह जो जीआईएस का उपयोग कर रहा है। ठीक है ना, या फिर इनके उपयोग करने वाले लोग। ठीक है ना, ये सारे के सारे किस में काउंट हो जाएंगे, इन लोगों में काउंट हो जाएंगे। तो वो लोग क्या है, जीआईएस के मुख्य घटक सम्मिलित किए जाएंगे। लेकिन एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए यहाँ दो चार बार मैंने ऐसे क्वेश्चन देख लिए जहां पर जनसंख्या शब्द डालता है। ठीक है, तीन शब्द तो वो डाल दिए, जैसे हार्डवेयर डाल दिया, सॉफ्टवेयर डाल दिया, प्रक्रिया शब्द डाल दिया, एक शब्द डाल दिया जनसंख्या। ठीक है, और फिर वहां ऑप्शन में पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा जीएस का घटक नहीं है। तो अब सोचते हैं जब लोग है तो पॉपुलेशन भी हो जाती है। तो पॉपुलेशन नहीं होती, क्योंकि पॉपुलेशन किससे बनती है, ऑल पीपल अगर मिल जाते हैं तो पॉपुलेशन बनती है, सिर्फ पीपल से नहीं बनती है। क्योंकि पीपल इसमें कौन से काउंट कर रहे हैं हम, जो इस प्रोसेसिंग में भाग ले रहे हैं या फिर इन आंकड़ों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जनसंख्या इसमें सम्मिलित नहीं मानी जाएगी घटक के रूप में। ठीक है, ये हमारा चौथा घटक था। पांचवा घटक क्या है, या तो इसको ढांचागत ढांचागत संगठन, और या फिर इसमें पूर्ण प्रक्रिया कर दो, कंप्लीट प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसको सम्मिलित किया जाता है। एक तो ये जीआईएस का अंतिम घटक है। ठीक है, एक तो ये जीआईएस का अंतिम घटक है, और अंतिम घटक होने के साथ साथ में इसमें जो इसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रक्रिया होती है, उसमें जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनका हम उपयोग करते हैं इस प्रोसेसिंग के माध्यम से। और आंकड़े किस किस में प्रयोग करते हैं, जैसे कोई वन रिपोर्ट हो गई, ठीक है, कोई सूखाग्रस्त क्षेत्र हो गया, अगर हम संसाधन की बात करें, संसाधन प्रदेश सोर्सेज की बात करें, तो उनके लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भी हम देख सकते हैं इसमें। कृषि से संबंधित कोई आंकड़े रहे तो भी उनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे हम जितने भी ये प्रोसेसिंग के जो आंकड़े तैयार होंगे उनका हम लास्ट में फिर उपयोग कर सकते हैं। प्रक्रिया पूर्ण करके जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये पांच घटक थे
हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लोग, उसके बाद में आंकड़े, पहले 3 नंबर पर आंकड़े, फिर 4 नंबर पर हमने लोग पढ़ा था, फिर ढांचागत संगठन या पूर्ण प्रक्रिया। ठीक है, तो अगर घटक आपसे संख्या में पूछे तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन भी, अगर फैक्चुअल उनको अगर पूछना हो तो। ठीक है, नाम देकर के पूछना है तो भी हमने पढ़ लिए हैं, पांचों के पांचों नाम अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद में देखो भौगोलिक, भौगोलिक सूचना या भौगोलिक सूचना की प्रक्रिया के अनुक्रम। क्या क्या प्रोसेसिंग रहती है इसमें, अनुक्रम क्या रहता है इसमें आंकड़े प्राप्त करने के बाद में। ठीक है, तो इसकी जो पहली क्या मानी जाती है, स्थानिक आंकड़ों का निवेश। निवेश यानी इनपुट। उसके बाद में दूसरी क्या मानी जाती है, गुणन्यास की प्रविष्टि। ठीक है, उसके बाद में गुणन्यास की प्रविष्टि होने के बाद में क्या होगा, जो आंकड़े रहेंगे, आंकड़ों का हम क्या करेंगे, पहले तो सत्यापन करेंगे कि ये सही है या नहीं है। सत्यापन करने के बाद में उनका क्या करेंगे, संपादन करेंगे, एडिटिंग करेंगे। अगर त्रुटि मिलेगी तो एडिटिंग करेंगे, अगर त्रुटि नहीं मिलेगी तो फिर उसको प्रोसेसिंग में चलने देंगे। ठीक है, अगर आंकड़ों का सत्यापन हो गया, संपादन हो गया, उसके बाद में क्या होता है इस प्रोसेसिंग में, आंकड़ों का या आंकड़ों की सहलग्नता। ठीक है, और उसके बाद में हो जाता है स्थानिक विश्लेषण। तो ये 5 अनुक्रम के माध्यम से हमारे जीएस के आंकड़े तैयार होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो स्थानिक आंकड़े हैं उनका क्या होता है, निवेश होता है, इनपुट होता है उसमें। ठीक है, ये इनपुट होने के बाद में इसमें जो भी, या तो इनको कह दो गुणन्यास कह दो, गुणन्यास ने अगर नहीं कहो तो उनकी गुणात्मक विशेषता कह दो। अगर ऐसे भी नहीं समझो तो इसको मान लेना, इसमें जो भी आंकड़ों के लक्षण होते हैं ना, इसको लाक्षणिक कह दो। लाक्षणिकों की क्या करनी है, हमारी को प्रविष्टि करनी है। जब प्रविष्टि हो जाती है तो फिर हम उनका क्या करेंगे, वैलिडेशन चेक करेंगे। अगर त्रुटि है तो फिर क्या करेंगे, उसमें एडिटिंग कर देंगे। अगर त्रुटि नहीं है, अगर हमने सत्यापन किया सही पाएंगे तो उस प्रोसेसिंग में आगे चलने देंगे। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो जाती है, आंकड़ों की सहलग्नता हो जाती है। अब सहलग्नता कैसे होती है, आंकड़ों की सहलग्नता में जैसे एक तो स्थानिक आंकड़े हैं, तो एक तो पहले तो इनकी प्रविष्टि कर देंगे और इनके साथ में फिर गुणन्यास की प्रविष्टि करेंगे, तो इन दोनों की क्या कर देंगे, हम सहलग्नता कर देंगे। अगर बिना सहलग्नता के अगर हम प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाते हैं तो फिर आंकड़ों में हमारे को त्रुटि प्राप्त होगी। कोई जैसे आंकड़ा और उसकी विशेषता उसको साथ में अगर हमने ऐड नहीं किया तो फिर हमारे को प्रॉपर तरीके से सूचना नहीं मिल पाएगी। तो स्थानिक आंकड़ों को और उनकी गुणन्यास का क्या करेंगे, हम सहलग्नता करेंगे, लिंक करना, दोनों को जोड़ देंगे, हम उसको लिंक कर देंगे आपस में। ठीक है ना, उसके बाद में स्थानिक विश्लेषण हो जाता है इसमें। अब देखो एक एक करके इसमें, पहले जो स्थानिक आंकड़े हैं उनका किस प्रकार से निवेश होता है। स्थानिक आंकड़ों का निवेश, तो इसमें जो भी स्थानिक आंकड़े रहेंगे उनको हम कंप्यूटर सिस्टम में डिजिटल रूप में क्या कर देंगे, दर्ज कर देंगे। ठीक है ना, कैसे करते हैं ये दर्ज, हम किस किस के माध्यम से करते हैं, तो एक तो ले लो इसमें क्रम विकसक यानी स्कैनर। ठीक है, एक इसमें अंकक, डिजिटाइजर्स को काम में लेंगे, और एक इसमें ले लेते हैं हम फिर
कीबोर्ड की प्रविष्टि, यानी कीबोर्ड एंट्री। ये तीन के माध्यम से हम क्या करेंगे, जो भी स्थानिक आंकड़े रहेंगे उनको कंप्यूटर सिस्टम में डिजिटल रूप में उनका क्या कर देंगे, दर्ज कर देंगे, एंट्री कर देंगे। ठीक है। तो कई बार इसमें ये भी पूछा जाता है कि स्थानिक आंकड़ों का अगर आपको इनपुट करना है, अगर उसमें डिजिटल रूप में अगर दर्ज करना है तो किन किन को काम मिलोगे। एक तो क्रम विकसक यानी स्कैनर, अंकक यानी डिजिटाइजर को काम मिलेंगे, कीबोर्ड की एंट्री होगी। कीबोर्ड को जब हम काम लेकर के कोई भी डाटा इनपुट करते हैं ना उसमें, तो वो भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से आंकड़ों का निवेश कर देंगे। उसके बाद में दूसरा अनुक्रम क्या है इसका, गुणन्यास की प्रविष्टि। हम स्थानिक आंकड़ों को तो कर ही रहे हैं, लेकिन स्थानिक आंकड़ों के साथ साथ में उनकी जो गुण या विशेषता रहेगी उसको भी कंप्यूटर सिस्टम में हम किसके रूप में, डिजिटल रूप में दर्ज कर देंगे। ठीक है ना। ताकि वो फिर क्या हो जाएंगे, स्थानिक आंकड़े और उनके गुण व्यास क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे, संलग्नता हो जाएगी, तभी हम उसमें अंतर कर पाएंगे। ठीक है। ये होने के बाद में क्या होगा, स्थानिक आंकड़ों का कह दो या आंकड़ों का सत्यापन या संपादन। ठीक है। सत्यापन का क्या मतलब होता है, वैलिडेशन, कि ये वैलिड है या नहीं है, उनकी जांच करेंगे। और संपादन का क्या मतलब हो जाता है, उनमें एडिटिंग करना। ठीक है ना। तो अगर कोई भी आंकड़े जब हम प्रोसेसिंग में काम में लेते हैं तो उनका वैलिडेशन चेक होता है कि हमने जो आंकड़े लिए हैं वो सही है या नहीं है। अगर उसमें अगर हमारे को त्रुटि दिख रही है तो फिर हम उस त्रुटि को निकालेंगे और उन आंकड़ों को क्या कर देंगे, एडिटिंग करके फिर प्रोसेसिंग में डाल देंगे आगे। ठीक है। तो अगर है त्रुटि तब तो एडिटिंग होगी, अगर त्रुटि नहीं है तो एडिटिंग नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये भी एक फेज है इसमें, इसकी प्रोसेस का एक पार्ट है। फिर चौथा कौन सा बच जाता है हमारा, भाई सत्यापन हो गया, संपादन हो गया, उसके बाद में आंकड़ों आंकड़ों की सहलग्नता। ये आधा डी लगा रहे हैं और ये पूरा मान रहा है कि आप तो है इसको पृथ्वी बना रहे हो गए हैं। जगदीश जी ज्यादा बनावेगी कि मैं अपन आज से छोटा डी लिखना शुरू कर देंगे फिर। ठीक है ना। डाटा लिंकेज हो जाएगा। डाटा लिंकेज में क्या करेंगे, हम जो भी स्थानिक आंकड़े हैं उनमें और उनकी विशेषताओं को हम डिजिटल रूप में प्रविष्टि कर देंगे और दोनों का लिंक कर देंगे। लिंक होने के बाद में फिर उनका क्या हो जाएगा, स्थानिक विश्लेषण हो जाएगा। स्थानिक विश्लेषण हो जाएगा, यानी स्पेशल एनालिसिस हो जाएगा उसका। और ये किस में होगा, ये अलग अलग प्राचों के रूप में होगा, प्राचलों के रूप में, मतलब अलग अलग इनके क्या रहेंगे, पैरामीटर रहेंगे। जो स्थानिक आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए अलग अलग पैरामीटर रहेंगे, तो उनमें से पहला कौन सा है, अधिचित्रण होगा। अधिचित्रण होने के बाद में उनका क्या हो जाएगा, जो बफर है, बफर विश्लेषण हो जाएगा। बफर विश्लेषण होने के बाद में उनका परिपथ जाल का विश्लेषण हो जाएगा। परिपथ जाल का विश्लेषण। और लास्ट वाला कौन सा है हमारा, एक मॉडल बन जाएगा, किसका, आंकिक भूभाग का मॉडल हो जाएगा। तैयार हो जाता है ना फिर एक।
कि ये जो भी आंकड़े प्राप्त हुए हैं वो आंकिक रूप में एक मॉडल के रूप में हमारे को प्राप्त हो गए। तो इसमें ये अलग अलग पैरामीटर है इसके एनालिसिस करने के, अधिचित्रण, बफर विश्लेषण, उसके बाद में परिपथ जाल का विश्लेषण और आंकिक भूभाग का मॉडल तैयार होना। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक था जीआईएस से संबंधित। ये इसका पैरामीटर ही है, बफर विश्लेषण। ठीक है ना, अगर इसमें आपसे पूछेंगे तो कौन सा इसका पैरामीटर नहीं है, इतना ही पूछेगा वो। तो अगर ये दो नाम दे दिए, ये दो नाम नहीं दिए, या तीन नाम दे दिए, ये कोई दूसरा नाम दे दिया, पैरामीटर पूछ लिया, तो फिर उसमें से ये इन चारों में से नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो उसका भाग नहीं है पैरामीटर का। ठीक है ना, तो ये हमारे भाग थे। मुख्य घटक आपको अच्छे तरीके से याद रह जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है वो अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसमें। एक तो अगर आपसे पूछे, क्योंकि इसमें देखो या तो सीधा क्वेश्चन आया, तो सीधे क्वेश्चन की तो अब आरपीएससी से हम अपेक्षा ही नहीं कर रहे कि सीधे क्वेश्चन देंगे वो। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो या तो वहाँ पूछ सकता है वो, अगर वहाँ नहीं पूछे तो फिर मैचिंग वाले क्वेश्चनों में डाल करके वो पूछ सकता है इसमें। तो अगर स्टेटमेंट के रूप में डाले कि इसका विकास 1970 में हुआ था, अगर एक स्टेटमेंट ये डाल दे तो गलत है। ये कब हुआ था? 1960 में। अगर इससे जुड़ा नाम ये आपको दे दे कि इस शब्द का प्रयोग एल्विन लॉर्ड प्रूइट ने किया था, तो नहीं किया था, क्योंकि उसने तो रिमोट सेंसिंग का किया था, तो रॉजर टॉमलिंसन। ठीक है ना, उसके बाद में ये तो चलो इसकी प्रोसेसिंग तो है ही, वो इजी है। इसमें गैर स्थानिक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्थानिक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। अब स्थानिक आंकड़े किस रूप में दिखाए जाते हैं वो अपन ने देख लिए थे। ठीक है ना, स्थानिक आंकड़े कौन से होते हैं, गैर स्थानिक। अब स्थानिक आंकड़ों में हम क्या क्या देखते हैं? रेखा पुंजाल देखते हैं, उसके बाद में बिंदु के द्वारा देखते हैं, रेखा के द्वारा देखते हैं, या बहुभुज आकृति के द्वारा देखते हैं। अब रेखा पुंजाल भी हमारे को पता है कि किस प्रकार दिखता है, बिंदु भी हमारे को पता है किस प्रकार दिखता है, रेखा भी किस प्रकार दिखती है, क्योंकि कई जगह आपको सीधी दिखेगी, तो ये जरूरी नहीं है कि रेखा सीधी रहे, ये थोड़ी सी घुमावदार भी हो सकते हैं। जैसे नदी का मार्ग होता है ना, या सड़क का मार्ग होता है, या रेल का मार्ग होता है, तो सारी सीधी तो सिद्ध नहीं हो सकते ना, थोड़ा घुमावदार भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये इनके भाग हैं। उसके बाद में देखो इसके जो अगर हम ये माने कि एक तो जो मस्ट क्वेश्चन बन सकता है इनके घटक से कि कौन सा है कौन सा नहीं, तो पांचों तो अच्छे तरीके से वो याद कर लेना। उसके बाद में इसके सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हार्डवेयर तो सबको पता होता है कि हार्डवेयर किसे कहते हैं या हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित आ सकता है। अगर आप रिवीजन नहीं करके गए, काफी लंबा टाइम हो गया, तो ये थोड़ा सा वहाँ अलग कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो पता रहता है हमारे को कि इसमें ये तो पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसमें से अगर स्पेशली आपको ये पूछ ले कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, तो उन 5 नामों को थोड़ा स्पेशली याद करना। जैसे QGIS, ग्रास GIS, सागा GIS, इल्विस, और ओपन जंप है, वो लॉन्ग जंप नहीं है, वहां मत कर देना लॉन्ग जंप। वो अगर ये मान लो, देखो थोड़ा सा ही फर्क किया है ना उसने, जैसे जंप सब तो दे दिया, लेकिन वो क्या कर दिया, लॉन्ग डाल दिया वहां पर। तो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ओपन जंप है, और वहां अगर लॉन्ग जंप करवाएगी तो आपका लॉन्ग जंप हो जाएगा, फिर लॉन्ग जंप करने के बाद में भी पीछे आ जाओगे, वापस नीचे आ जाओगे, तो लॉन्ग जंप नहीं है वो, ओपन जंप है। ठीक है ना, उसके बाद में जो और जो सॉफ्टवेयर है, जैसे अपन ने वैसे अल्फाबेट वाइज कर रखा है, आर्क व्यू हो गया, आर्ट हो गया, बायो हो गया, केप हो गया, डिसीजन हो गया, जियो हो गया, जियो के बाद में इमेज एनालिसिस हो गया, उसके बाद में मैप इन्फो, मिड केप हो गया, मॉड्यूलर ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट हो गया, स्पेस हो गया, और स्मार्ट हो गया। तो सीधे सीधे नाम ही है बस। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इनको ऐसे करना कि मेरे को ये टॉपिक पढ़ाना है और उस हिसाब से इनको याद करना, तो फिर मेरे हिसाब से लॉन्ग समय तक भी याद रह जाएंगे। मैं कहता हूँ ना, कोई जो भी टॉपिक यूँ आपको लगे ना कि ये थोड़ा सा कठिन है, तो उसको उस हिसाब से याद कराओ, ये मेरे को थोड़ा जाकर के एक्सप्लेन करना है, तो वो आराम से वो स्थायी मेमोरी में जाएगी फिर चीज़ें। ठीक है ना, तो सॉफ्टवेयर से संबंधित भी इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर से नहीं पूछे, जैसे पिछली बार जो स्कूल लेक्चरर में तो किससे संबंधित क्वेश्चन आ गया था हमारा, वेवलेंथ से संबंधित आ गया था। उससे पहले वाली में जाकर के देखना आज पेपर, उसमें जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो रोस्टर और वेक्टर से रिलेटेड ही पूछा है।
ठीक है ना। तो वहां भी अपन ने इसके क्या गुण है क्या दोष है वो पढ़ लिए हैं सारे के सारे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो रोस्टर में जो अंतर अपन ने 10-12 बताए हैं ना, वो भी अच्छी तरीके से याद कर लेना। इसके अलावा इसमें हमने छोड़ दिया था एक टॉपिक, उसको क्लियर कर लेते हैं। इसके फॉर्मेट क्या क्या है, फॉर्मेट भी पूछते हैं कि रोस्टर के क्या फॉर्मेट है और वेक्टर के क्या फॉर्मेट है। तो वो देखो देखो एक बार, इसमें ये छूट गया था अपन से, क्योंकि उसके फाइल फॉर्मेट भी पूछते हैं। रोस्टर आंकड़े और एक ले लो इसमें वेक्टर आंकड़े। भाई फाइल फॉर्मेट किस हिसाब का रहेगा, इसमें और इसमें जो फाइल फॉर्मेट है वो किस हिसाब से रहेंगे। तो पहले इसके देख लो। एक तो फाइल फॉर्मेट का नाम है बीएमपी, क्या है, पहला बीएमपी है, उसके बाद में है डीईएम, डीई, उसके बाद में है, अरे ये तो वास्तव में है ना, छोटा ही लिखना पड़ेगा डी को तो इसमें। एक हो गया डाइजेस्ट, ठीक है, बीएमपी हो गया, डेम हो गया, डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद में है ईसीडब्ल्यू। अब देखो कई जगह है ना, जब मैं देख रहा था इसको कई बुकों में बीसीडब्ल्यू भी दिखा रखा है, लेकिन इसको ईसीडब्ल्यू को कई बुकों में बीसीडब्ल्यू भी दिखा रखा है, लेकिन जब मैंने आए हुए क्वेश्चनों में सर्च किया था तो उसमें इसको ईसीडब्ल्यू ही मान रखा है। तो अपन ने भी फाइनल इसमें क्या माना है, ईसीडब्ल्यू ही माना है, ठीक है। ईसीडब्ल्यू के बाद में एक आ जाता है जीआईएफ और टीआईएफ। एक एक और बच गया इसमें, GRIB, ग्रीब, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से होंगे, बीएमपी के रूप में, एक डेम के रूप में, एक डाइजेस्ट, एक ईसीडब्ल्यू और एक ग्रीब, जीआईएफ और टीआईएफ, ठीक है ना। तो ये सिमिलर से एक नाम है, इनको भी थोड़ा सा अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब इसमें देखो, एक तो सीडीआर, एक सीडीएस, जैसे एग्जाम लगता है ना सीडीएस का, तो उसको मान लेना कि सीडीएस का एग्जाम है वो किसका फॉर्मेट है, वेक्टर वाला है। तो सीडीआर, सीडीएस, एक डीजीएन और एक डीपीआर, ठीक है, डीजीएन और डीपीआर। उसके बाद में एफसीएम, एक एफसीएम हो गया, उसके बाद में ओटीजी हो गया, एसवीजी हो गया, एक वीएसडी और एक वीएसडीआर, ठीक है ना। तो ये इसमें थोड़ी सी दो तीन ज्यादा है, इसमें 7 है, तो इसमें 9 फॉर्मेट बताए हैं अपन ने। तो इनकी फॉर्मेट से संबंधित भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा रोस्टर का है कौन सा रोस्टर का नहीं है। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनता है ना, तो वो वास्तव में आंकड़ों को थोड़ा सा मिक्स करने वाला ही है, कि अगर अपन ने 15-20 दिन 25 दिन एक महीना पहले पढ़ करके गए हैं उस टॉपिक को, और लास्ट में अगर इनसे संबंधित अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पर थोड़ा मिक्सअप हो जाता है। तो थोड़ी सी एक रणनीति रखा करो आप, कि लास्ट के 2-4 दिन में अपने को कौन सी चीजें पढ़नी है। सारी चीजें तो पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जहां हम कंफ्यूज करते हैं ना, उन चीजों को अपन एक बार आराम से देख सकते हैं। बस सारा कंटेंट तो कंफ्यूज करता नहीं है, उसमें कुछ कंटेंट ही है कंफ्यूज करता है, तो वो थोड़ा सा आप पहले तय कर लिया करो कि कौन सा हमारे को लास्ट तक रिवीजन में लेके जाना है, ठीक है ना। एक बार और देखो इसका रिवाइज कर लो। एक तो बीएमपी, एक डीईएम, एक डाइजेस्ट, एक ईसीडब्ल्यू, एक जीआरआईबी, एक जीआईएफ और टीआईएफ। इसी में देख लो सीडीआर, सीडीएस, डीजीएन, डीपीआर, एफसीएम, ओटीजी, एसवीजी, वीएसडी और वीएसडीआर, ठीक है ना। तो इनके इनसे
ये चलो इसको एक्स कर लो, VSD(x) है ये, ठीक है ना। तो ये वाले इसमें अच्छी तरीके से याद कर लेना फाइल फॉर्मेट को। तो एक इसमें फाइल फॉर्मेट से संबंधित भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपके। उसके बाद में आंकड़े हो गए, आंकड़ों के बाद में देखो उसमें से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लोग है तो पीपल इसको शामिल करते हैं, और प्रक्रिया प्रोसेसिंग में भी कोई ज़्यादा कंटेंट नहीं है। इसके अनुक्रम पूछ सकते हैं आपसे कि कितने प्रकार के अनुक्रम है इसके। 5 अनुक्रम है। एक तो स्थानिक आंकड़ों का निवेश करना, एक गुण और न्यास की प्रविष्टि, फिर उसके बाद में आंकड़ों का सत्यापन और संपादन करना, उसके बाद में आंकड़ों का सहलग्नता करना यानी डाटा लिंकेज करना, और लास्ट के बाद में स्थानिक विश्लेषण यानी डाटा एनालिसिस। तो ये मानो कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें से 2-3 जगह से क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो वेक्टर रोस्टर में से, ठीक है, और इनके फाइल फॉर्मेट से, एक सॉफ्टवेयर में से, कौन से संगठन है, और एक इनके अनुक्रम से। बाकी चीजें तो अपने को सारी याद करनी है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट के रूप में अगर क्वेश्चन निकाले तो वो कहीं से भी निकाल सकता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इनको याद करना है। आज आकर के थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, अगर जीएस से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे ना, उनमें प्रैक्टिस करना कि अपन ने जो यहाँ पढ़ा है ना वो वहाँ पूरा का पूरा अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो सकता है जैसे कोई अगर बड़े एग्जाम हो, बड़े एग्जाम का मतलब हो गया कोई अगर प्रॉपर तरीके से अगर कोई यूपीएससी में कोई क्वेश्चन पूछा हो, क्योंकि पहले ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट चलता था, अगर वहाँ क्वेश्चन नहीं अप्लाई हो तो वो थोड़ा सी अलग बात है, क्योंकि वहाँ जो कंटेंट था ना वो किसके रूप में था, टेक्स्ट बुक के रूप में था। और हमारा ये जो सिलेबस में है ना, ये स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, ये किस पर है, एनसीईआरटी बेस है, यानी इसका जो लेवल है ना वो 11th-12th वाले जो बच्चों का कंटेंट है उस लेवल का है। अगर वहाँ अगर कोई स्पेशली क्वेश्चन डाल दिया, वैसे तो पूरी संभावना है कि पुटअप हो जाएगा क्वेश्चन, अगर फिर भी नहीं होता तो ये मान लेना भाई वो फिर टेक्स्ट बुक पे गया है थोड़ा सा और ज़्यादा डीपली है, तो उतना ज़्यादा डीपली अपन क्यों पढ़े, क्योंकि अपना लेवल ही इतना ही देर कर, इसमें भी अपन ने खूब खींच करके लिया है, ऐसे नहीं कि छोड़ा है। अगर एनसीईआरटी बेस पे चलता तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी को तो अपन ने मस्ट रखा ही है, उसके साथ साथ में ऐसी बेसिक बातें भी और जोड़ ली। अगर कोई स्टूडेंट अगर इस टॉपिक को पढ़ करके अगर नेट का एग्जाम देता है, अदर जो कोई पीसीएस का एग्जाम होता है वहाँ अगर सब्जेक्ट का एग्जाम चलता है वहाँ देता है, अदर स्टेट के कोई एग्जाम देता है, या जैसे एनवीएस केवीएस वाली वैकेंसी उनमें देता है, तो सफिशिएंट आई थिंक मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो जाएगा वहाँ भी, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना।